हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। हम ये वीडियो शुक्रवार को योगा डे पर बना रहे हैं, तो आप सभी को हैप्पी योगा डे। और मैं आशा करता हूं कि आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखते होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं बीते हफ्तों की बातों का, जो 17 से 21 जून तक का था। ये एक ट्रंकेटेड और एक छोटा हफ्ता रहा, जिसमें सोमवार के दिन ईद के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। तो ये हफ्ते में सिर्फ 4 दिन की ही ट्रेडिंग हुई है। इस हफ्ते में मार्केट एक रेंज में रहा। निफ्टी भी करीब 300 अंकों के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया और ज्यादातर समय निफ्टी ने 23,500 के आसपास ही गुजारा है। वहीं अगर हम पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो निफ्टी ने इंट्रा वीक में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई है। उस मुकाबले में ये हफ्ते में कुछ कंसोलिडेशन ही नजर आया। इस हफ्ते में बैंक निफ्टी एक स्टार परफॉर्मर रहा, जिसमें बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग के चलते और प्राइवेट बैंक की खरीदारी के चलते इसमें ये इंडेक्स करीब 52,000 के लेवल के आसपास तक आ गया था। इस दिन शॉर्ट वाले ट्रेडर्स काफी मुसीबत में नजर आ रहे थे। एक ही दिन में अगर बैंक निफ्टी 1500 अंक उछल जाए तो यानी करीब करीब 3% का उछाल एक ही दिन में इंडेक्स पर आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या हाल हुआ होगा। इसके बाद दूसरा स्टार परफॉर्मर सेक्टर था फर्टिलाइजर्स का, जिसमें बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है इस हफ्ते में। रूमर है कि पॉसिबली जो शनिवार को जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें फर्टिलाइजर्स एज अ सेक्टर को उस पे शायद जीएसटी हटा दिया जाए, उसको जीएसटी की लिस्ट से हटा दिया जाए। इस चलते फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयरों में आग लगी हुई थी इस हफ्ते में। इसी सेक्टर को लेकर एक दूसरी खबर यह भी थी कि सरकार एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने पर बढ़ाया है इस हफ्ते में, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर स्टॉक्स को काफी मुनाफा होने का अंदेशा है, जिसकी वजह से इस सेक्टर के सारी कंपनीज में एक पॉजिटिव रुझान देखा गया और शेयरों में एकदम जोरदार तेजी थी। FACT यानी द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड कंपनी का शेयर इस हफ्ता 45% तक बढ़ गया एक ही सप्ताह में। वहीं 11 सेशन में ये स्टॉक करीब 71% यानी 71% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये सब रूमर्स बजट के समय आती रहती हैं, जो पर्टिकुलर स्टॉक के मूवमेंट्स को बढ़ावा भी देती है। मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स को लेकर काफी गहमा गहमी चल रही है और मार्केट रेगुलेटर इस बेतहाशा ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, ऐसी रूमर काफी स्ट्रांग है। एक खबर के अनुसार 2023 मार्च में भारत की टोटल जीडीपी से ज्यादा ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स हुए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जिसमें भी ऑप्शंस के वॉल्यूम काफी ज्यादा है कंपेयर टू फ्यूचर्स। रूमर्स के हिसाब से इस बार बजट में शेयर बाजार की जो ट्रेडिंग इनकम है उसको एक अलग कैटेगरी में यानी स्पेक्युलेटिव इनकम की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अभी के लिए आपकी शेयर मार्केट की ट्रेडिंग इनकम को आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किया जाता है, जिसके अगेंस्ट में आपके बिजनेस एक्सपेंसेस को आपके इनकम में से माइनस भी किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि इसे स्पेक्युलेटिव इनकम के टैक्स स्लैब में अलग से रखा जाए, तो उसके अगेंस्ट में आपके बिजनेस एक्सपेंसेस को माइनस भी नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि F&O में ट्रेड करने के लिए कोई सख्त क्राइटेरियाज रेगुलेटर ला सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक कुछ अटकलें हैं। इनकी सच्चाई के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इसकी वजह से बाजार में एक डर का माहौल है, जिसकी वजह से शुक्रवार के सेशन में कुछ बिकवाली देखने को मिली है। इस बार का बजट काफी अहम होने वाला है, क्योंकि ये बजट अगले 5 साल के लिए आधारशिला का काम करेगा।
वैसे सरकार की ओर से उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में कोई भी चेंज के इंडिकेशन अभी तक तो नहीं है। इसी बजट को लेकर इलेक्शन से पहले भी बाजार एक बार सहम गया था, जब डीटीसी लाने की बात चल रही थी। बाजार में जोरों से ये रूमर थी कि डीटीसी आएगा, डायरेक्ट टैक्स कोड। उसमें भी शेयर बाजार की इनकम जो कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से होती है, उसके जो प्रावधान है वो बदलने की बात थी डायरेक्ट टैक्स कोड में। जिसके बाद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस सीतारामन ने आकर क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जिसके बाद मार्केट में फिर से एक चाल देखने को मिली थी। गत मार्च में सेबी की तरफ से भी आशंका जताई गई थी कि हो सकता है कि मिड और स्मॉल कैप में कोई वैल्यूएशंस के हिसाब से उन्हें महंगे लग रहे थे और उन्हें मार्केट में कुछ फ्रॉथ भी नजर आ रहा था, जिसके बाद म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट करवाया गया था, जिसमें उन्हें मिड और स्मॉल कैप फंड्स में किसी भी तरीके के बड़े रिडेम्पशन को मैनेज करने के लिए कितना समय लगेगा उसकी जानकारी रेगुलेटर को देनी थी। सरकार की ओर से कंटिन्यूसली बाजार में बढ़ती हुई बेलगाम ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए सरकार की ओर से कुछ न कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं और आशंकाएं जताई जा रही है कि मार्केट के अंदर कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुख्ता स्टेप्स आगे आने वाले समय में लिए जा सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स टाइम टू टाइम करेक्ट भी कर रहे हैं। अब यहां पर अपने कुछ अंतरराष्ट्रीय खबरों के ऊपर में भी बातचीत कर लेते हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ने इस हफ्ते में अपने इंटरेस्ट रेट्स को 0.25% से घटाकर 1.25% कर दिया है। गौरतलब है कि इसके पिछले सप्ताह में भी ईसीबी और कैनेडियन सेंट्रल बैंक ने अपने रेट कट्स किए थे। वहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी इस सप्ताह में उनकी मीटिंग में उनके जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर में जो बैठक थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है और उसे 5.25% पर मेंटेन किया है। एनवीडिया के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग के चलते ये शेयर 4% तक लुढ़क गया था 2 दिन पहले, और जिसकी वजह से उसका नंबर 1 पोजीशन अब खतरे में आ गया है और अब वो नंबर 2 पोजीशन पे आ गया है। नंबर 1 पे फिर से माइक्रोसॉफ्ट विराजमान हो गए हैं। अमेरिका की ही सॉफ्टवेयर जायंट कंपनी एक्सेंचर ने भी इस सप्ताह अपने रिजल्ट्स घोषित किए हैं और कंपनी ने बताया है कि उन लोगों ने भी एआई के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी प्रोग्रेस किया है, जिसकी वजह से अगले साल हो सकता है कि उनके रेवेन्यू गाइडेंस में कोई बढ़ोतरी देखने को मिले। ये सारे के सारे एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के ऊपर होने की वजह से अपना एक्सेंचर का शेयर वहां के ट्रेडिंग में 7.5% तक बढ़ गया, जिसके बाद हमने भारत में भी हमारे मार्केट्स में हमारी जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है उसमें एक जोरदार रैली देखने को मिली। शुक्रवार को सुबह हमारे यहाँ की सब सॉफ्टवेयर कंपनीज ने एक छलांग लगाई थी। टॉप निफ्टी के टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स में से 5 या 6 कंपनी सभी सॉफ्टवेयर की थी। तो चलिए अब यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें भी कर लेते हैं। एफआईआईज ने गत सप्ताह में अपनी सेलिंग स्प्री पर ब्रेक लगाते हुए उन्होंने करीब 2000 करोड़ की नेट बाइंग की थी, जो इस सप्ताह भी उन्होंने फिर से नेट बाइंग ही की है 9102 करोड़ की। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद उन्होंने अपने रुख में चेंज किया है। जैसे जैसे भारतीय शेयर बाजारों से अनसर्टेनिटी के बादल छटने लगे हैं, वैसे वैसे एफआईआईज फिर से भारतीय शेयर बाजार में सक्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कुछ बाइंग करके यह जता दिया है। एफआईआईज को भारत के मार्केट में फिर से इंटरेस्ट आने लगा है। बुधवार के एक ही सेशन में उन्होंने करीब 8000 करोड़ की नेट बाइंग की थी। फ्यूचर्स में भी उनकी ओर से कंटिन्यूसली बाइंग के ही फिगर्स आ रहे हैं। अब उनका इस महीने में टोटल नेट सेलिंग फिगर जो है वो है 2584 करोड़ का ही बचा है, जो इलेक्शन के पहले अभी तक जनवरी से अभी तक 5 महीनों में उन्होंने 1,26,000 करोड़ की नेट सेलिंग की थी। उसके सामने अब उन्होंने बाइंग में आना शुरू कर दिया है। अब चलिए यहां पर दूसरे एसेट क्लासेस का भी एक राउंड अप ले लेते हैं। गोल्ड का भाव शुक्रवार के सेशन में 71,750 के
आसपास ट्रेड कर रहा था। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव $2360 के आसपास चल रहा था। कच्चा तेल भी $81 के आसपास ही मेंटेन है। 2 हफ्तों से क्रूड ऑयल में ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। बिटकॉइन का क्लोजिंग शुक्रवार को $63,500 के आसपास था, जो गत सप्ताह में करीब $65,000 के पास था। रुपया भी इस सप्ताह में 4 पैसा बढ़कर यानी ₹83.58 पर ट्रेड कर रहा था। भारत में 28 जून को एक स्पेशल डे है। 28 जून को हमारे यहां पर $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमारे बॉन्ड मार्केट्स में आने वाला है। ये करीब 1 दशक के सबसे हाईएस्ट इनफ्लोज की तरह देखा जा रहा है हमारे बॉन्ड मार्केट में। करेंसी फ्लक्चुएशंस ना हो, इसकी वजह से आरबीआई ये सारे डॉलर्स को एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करेगा। अब हम यहां पर कुछ निफ्टी की बातें भी कर लेते हैं। निफ्टी 35 अंक बढ़कर 23,501 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 51,661 पर यानी 1659 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 77,209 पर यानी 217 अंक बढ़कर ही बंद हुआ है। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा यानी 3.32% बढ़ा है। बैंक निफ्टी बैंक फाइनेंस 2.6% बढ़ा है। बैंक निफ्टी आईटी 1.74% बढ़ा है। निफ्टी मेटल ये 0.8% बढ़कर हरे निशान में बंद हुआ है। अब कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो 2.45%, निफ्टी एफएमसीजी 2.16%, निफ्टी एमएनसी और निफ्टी फार्मा ये दोनों ही इंडेक्स करीब 1.8% तक घटकर लाल निशान में बंद हुए हैं। अब यहां पर कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें एफएसीटी फैक्ट ये करीब 45% तक बढ़ गया है। हमने हमारी रिपोर्ट में आगे भी बताया कि ये शेयर किस हिसाब से इस सप्ताह सबसे हाईएस्ट गेनर है। इसके बाद में सीई इन्फो सिस्टम्स वो करीब 29% तक बढ़ा है। और उसके बाद आरसीएफ है, चंबल फर्टिलाइजर्स है, रामकृष्णा फॉर्जिंग्स, सेरा सिरेमिक्स, दीपक फर्टिलाइजर्स, रेलटेल कॉर्पोरेशन, कल्याण ज्वेलर्स, जीएसएफसी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, महिंद्रा हॉलिडेज और मेट्रो ब्रांड्स ये सारे के सारे शेयर्स करीब 11 से 21% तक बढ़े हैं। डबल डिजिट गेन्स में काफी सारे शेयर्स हैं इस सप्ताह भी मिड कैप कैटेगरी में। अब कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं यहां पर, जिसमें सबसे आगे है केमप्लास्ट सनमार्क जो 10.5% तक घटा है। उसके बाद लिंडे इंडिया में भी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जहां पर वो 10% तक घट गया है। केएनआर कंस्ट्रक्शन, जेडएफ कमर्शियल, बीएमएल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, केईसी इंटरनेशनल, एबीबी, बीएसई, हीरो मोटोकॉर्प, जी एंटरटेनमेंट, पीएनबी हाउसिंग, टोरेंट पावर, पीएफसी, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, गुजरात गैस और केईआई इंडस्ट्रीज, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, अल्ट्राटेक और जेबी केमिकल्स ये सारे के सारे शेयर करीब 5 से 10% तक घटे हैं। लेकिन बढ़ने वालों की डबल डिजिट में कैटेगरी में काफी ज्यादा नंबर्स हैं और घटने वालों की ज्यादा करके सिंगल डिजिट में नंबर्स है। अब यहां पर हम कुछ अगले सप्ताह की भी बात कर लेते हैं, जो 24 से 28 जून तक का है। ये अगला हफ्ता जून माह की मंथली एक्सपायरी का आखिरी हफ्ता भी है, जिससे वॉलिटिलिटी बढ़ने की काफी आशंका है इस आने वाले सप्ताह में। इंडिया विक्स जो कि इलेक्शन के समय 26 तक चला गया था, वो अब एक कंफर्टेबल पोजीशन में वापस 13 के आसपास आ गया है। इस गत सप्ताह में बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, उससे लगता है कि एक बार के लिए शॉर्ट करने वाले ट्रेडर्स को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है। शुक्रवार को मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन उठापटक ऐसी थी कि अच्छे ट्रेडर्स भी इसमें धोखा खा जाए और इसमें कमाने के मौके बहुत कम दिख रहे थे। शुक्रवार को निफ्टी ने भी 23,667 यानी 23,667 का एक नया लाइफ टाइम हाई रिकॉर्ड लेवल भी बना दिया है। ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट लेवल है निफ्टी पर। शुक्रवार को
निफ्टी में करीब 100 से 150 अंकों की उठापटक हर घंटे देखने मिल रही थी और ये करीब 4 से 5 बार हुआ है एक ही दिन में। इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी के साथ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में। निफ्टी 65 अंक, बैंक निफ्टी 121 अंक और सेंसेक्स 269 पॉइंट्स घटकर बंद हुए हैं शुक्रवार के सेशन में। गुरुवार को जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स मार्केट के डार्लिंग बने हुए थे, जो 20-20% तक बढ़े हुए थे, उनमें भी शुक्रवार के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। शुक्रवार की सुबह सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी जो जोरदार तेजी देखी गई, उनमें भी सेकेंड हाफ में आते आते वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के बाद मैप माई इंडिया यानी सीई इन्फोसिस्टम्स का शेयर 25% तक बढ़ गया 2 दिनों की रैली में। यह शेयर इस सप्ताह 29% के उछाल के साथ बंद हुआ है। केमिकल कंपनीज के भी शेयरों में इस सप्ताह में एक अच्छी तेजी देखी गई थी शुरुआत में, लेकिन उनमें भी फिर से शुक्रवार आते आते प्रॉफिट बुकिंग का माहौल ही देखने को मिला है। रेलवे स्टॉक्स में गिरते हुए बाजार में भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में। यहां पे कुछ आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। अब आईपीओ मार्केट्स में स्टैनली लाइफस्टाइल का आईपीओ 25 जून तक खुला रहेगा। पहले ही दिन ये 1.45 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है और इसका प्राइस बैंड है 351 से 369 का। इशू साइज है 537 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 200 करोड़ का और बाकी पूरा ओएफएस का पोर्शन रहेगा। डी डेवलपमेंट का भी आईपीओ 102 टाइम ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इस आईपीओ को भयंकर अच्छा रिस्पांस मिला है इस मार्केट में। इसका प्राइस बैंड है 193 से 203 का, यानी 193 टू 203 और इसका इशू साइज है 418 करोड़। फ्रेश इशू है 325 करोड़ का और बाकी का ओएफएस पोर्शन रहेगा। एक्मे फिनट्रेड का भी आईपीओ इसी सप्ताह बंद हुआ है, जिसे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये आईपीओ 53.67 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। इसका प्राइस बैंड 114 टू 120 यानी 114 से 120 रुपए का था और इसका इशू साइज था 132 करोड़ का। इक्सीगो का आईपीओ इस सप्ताह लिस्ट हुआ है। इसका कट ऑफ प्राइस था 93 का, जिसके सामने ये लिस्ट हुआ है 138 रुपया 50 पैसे पे, यानी 48.5% का प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हुआ है। और ये आईपीओ भी करीब करीब 100 गुना ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ था। ये शेयर अभी इशू प्राइस से 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी 168 के आसपास की क्लोजिंग है शुक्रवार के सेशन में। अभी के लिए मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और ऊपरी लेवल्स पर जोरों से सेलिंग भी आ रही है। 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट करीब 23,670 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं जा पा रहा है क्योंकि नीचे जाते ही जोरों से बाइंग भी आ रही है इस मार्केट में। ये एकदम इनडिसीजन वाला मार्केट बना हुआ है। ये इसी बात से पता चलता है कि निफ्टी 300 पॉइंट की वॉलेटिलिटी के बाद में भी सिर्फ 35 अंक बढ़कर बंद हुआ है इस पूरे हफ्ते में। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स 3.32% बढ़ा है, जिसमें खास वेटेज था प्राइवेट बैंक्स का, जिनमें जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है। लेकिन हम पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें तो उसमें कोई खास मूवमेंट नहीं था इस सप्ताह में। अगर हम देखें तो इस सप्ताह में जो 4 जून के बाद मार्केट के अंदर में जो बेतहाशा तेजी देखने को मिल रही थी 2 सप्ताह से, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इसे एक कंसोलिडेशन के तौर पे भी देखा जा सकता है। 23,500 से 23,600 के लेवल के पर यहां पर कॉल राइटर्स काफी हावी हैं और डोमिनेट कर रहे हैं। वहीं 23,400 से 23,500 के लेवल पर पुट राइटर्स भी काफी एक्टिव हैं। अभी के लिए शनिवार को जो जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है, उसके नतीजे जो आएंगे, उसका इंपैक्ट आपको सोमवार के सेशन में, ओपनिंग सेशन में ही देखने को मिलेगा। अगले हफ्ते में वैसे यूएस के भी Q1 के जीडीपी के आंकड़े रिलीज होने वाले हैं, जिस पर सभी ट्रेडर्स की नजर रहने वाली है। लेकिन अभी के लिए ये मार्केट इंडिसीजन वाला है और ये मार्केट लग रहा है कि इसमें ट्रेडिंग करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको क्या लग रहा है
ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 24/6/2024 से लेके 24 का बाद 28/6/2024 में। ये जो हफ्ता रहेगा जून महीना का लास्ट में एक्सपायरी वीक। और बात इंडेक्स के अगर करना है तो जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, मेरा बाई तरफ है निफ्टी वीकली, बीच में है निफ्टी डेली, बैंक निफ्टी वीकली, एंड देन देयर आफ्टर फाइनली राइट हैंड साइड में है बैंक निफ्टी डेली। हालांकि चार्ट का अगर हालात देखा जाए तो निफ्टी वीकली और निफ्टी डेली के अंदर कुछ हद तक बोलने का जगह नहीं है। खाली एक ही चीज है, लगातार 5 क्लोजिंग फिर भी नेगेटिव है लास्ट वीक में जैसा था। मतलब ये डेली चार्ट और वीकली चार्ट को अगर कॉम्बिनेशन करके देखा जाए तो दिमाग में यही आता है, बाजार ऊपर में जा तो रहा है लेकिन क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं हो रहा है। ये एक नेगेटिव साइन है। बट एज पर द ट्रेंड इज कंसर्न, अभी तक लोअर टॉप लोअर बॉटम जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग बोल नहीं सकता है कि बाजार का हकीकत में टेक्निकली वीक लग रहा है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, एमएसीडी का जो स्लोप है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखते हुए स्लोप चेंज हुआ है लगातार 3 हफ्ता से, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और 9 एक्सपोनेंशियल के ऊपर में है, तो नेगेटिव सोचना अभी यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। हो सकता है बाजार फिर एक ट्रेडिंग बैंड में आ सकता है। तो जब तक ये नहीं होता है और नेगेटिव लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली में नहीं बनता है तब तक के लिए नेगेटिव सोचना मेरे हिसाब से कोई राइट चॉइस नहीं होगा। डेली चार्ट में निफ्टी को अगर देखा जाए, यहां पर भी लोअर एंड से फिर सप्लाई और हायर एंड से सॉरी हायर एंड से सप्लाई और लोअर एंड से डिमांड आ रहा है। 13 DMA के ऊपर है। आरएसआई जिस हिसाब से है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, बट वही मोमेंटम क्रिएट नहीं हो रहा है, तो रुक रुक के जा रहा है। नेक्स्ट वीक में हालांकि एक्सपायरी वीक है, ये देखना चाहिए कि अब ये मोमेंटम पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है। क्योंकि नया क्लियरिंग में भी पोजीशन रोल ओवर होगा, कैसे रोल ओवर होगा, इसलिए इंटरेस्टिंग है। बट दिमाग में ये रखना चाहिए, मोमेंटम जब तक नहीं होगा ये चार्ट का चेंजेस नहीं बनेगा। मोमेंटम किस तरफ बनेगा वो तो आफ्टर पॉजिटिव क्लोजिंग उसमें ही समझ में आएगा। अगर नेगेटिव क्लोजिंग होता है तो बाजार एक थोड़ा सा खिंच सकता है टुवर्ड्स 13 DMA, जिसका रफली अभी वैल्यू है 23,200। तो 23,200 सपोर्ट मान के जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग है इट एक्ट एज ए सपोर्ट एरिया। बट थोड़ा सा उल्टा चार्ट है बैंक निफ्टी के अंदर। ये अब वीकली चार्ट है, यहाँ पर चार्ट के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो टेक्निकली कैंडलस्टिक्स वीकली क्लोजिंग देखने से ही समझ में आता है। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न बैंक निफ्टी, जहां निफ्टी जिस हिसाब से घुमाने का कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी मोटा मोटी घूम के ऊपर की तरफ जाने का इंडिकेशन ज्यादा दे रहा है। डेली चार्ट इज कंसर्न बैंक निफ्टी के अंदर 3 दिन एक ही जगह में रुका हुआ है, वो 52,000 का मार्क साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं। जब तक 52,000 नहीं क्रॉस होता है बार बार वहीं से सेल ऑफ आ रहा है। बट 52,000 के ऊपर क्लोजिंग डे एटलीस्ट 1 और 2 डे मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खिंच सकता है, बिकॉज ऑफ आरएसआई जहां पर है ज्यादा खींचने खींचने से तो आरएसआई लिटिल बिट ओवर बॉट कंडीशन हो जाएगा इन द डेली चार्ट, दैट मीन शॉर्ट टर्म में। तो ऐसा इंटरेस्टिंग सिचुएशन में निफ्टी बैंक निफ्टी है। तो एक्सपायरी वीक है, थोड़ा संभाल के हम लोग को वॉच करना चाहिए, गौर करना चाहिए। बट टेक्निकल इंडिकेशन देख के अगर पॉजिटिव नेगेटिव बहुत मैंने हम लोग कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा लग रहा है देन निफ्टी। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप जो स्टॉक्स के बारे में बताते तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जिन तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, इसके अंदर है वोडाल केमिकल, रोजारी बायो एंड वैमकी इंफ्रा। तो शुरू करते हैं वोडाल केमिकल से। शुरू करने का पहले, हालांकि जो लोग पहले से देख रहे हैं, ये चैनल जो है एडुकेटिव चैनल है। यहाँ पर हम जो भी स्टॉक लेके आप लोग के साथ बातचीत करते हैं वो टेक्निकल एक विश्लेषण है, ये कोई रिकमेंडेशन का जगह नहीं है। आप लोग को मैं एक इनपुट देता हूं, ये इनपुट आप लोग मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। इसके ऊपर काफी सारा चर्चा आपको घर में करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट किस हिसाब से है, इसका फंडामेंटल चेक क्या है, वो सब करने के बाद ही कोई डिसीजन हम लोग लेते हैं। तो ये एक रेडार लिस्ट में डालने के लिए एक स्टॉक है वोडाल केमिकल। केमिकल स्टॉक हालांकि बिटन डाउन हो चुका है, बट कुछ कुछ मैंने फ्रंटलाइन केमिकल स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है, हो सकता है ये मोमेंटम स्मॉल एंड मिड कैप के अंदर भी शिफ्ट हो सकता है। लास्ट वीक में जिस हिसाब से क्लोजिंग आया है लगातार 2-3 हफ्ता से, हालांकि अभी भी ट्रेंड डाउन है, बट नीचे से एक सपोर्ट लेके घूमने का कोशिश कर रहा है। 1326 का अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ है। मूविंग एवरेज स्लोप अभी ये बता नहीं रहा है। कॉज ऑफ कंसर्न जो जो चीज में समझ में आया है, वो एक हायर क्लोजिंग के बाद एमएसीडी का स्लोप नीचे से घूमने का कोशिश कर रहा है, जो कि मेरे लिए एक पॉजिटिव है। वीकली वीकली आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली 2 वीक का क्लोजिंग पॉजिटिव होने के टाइम। तो यहाँ पर जो जिस हिसाब से रुका था, उससे थोड़ा सा बेहतर क्लोजिंग इस लास्ट वीक में आया है। बट ये क्लोजिंग के बाद हम लोग को कंक्लूजन में आना नहीं चाहिए। आना तभी चाहिए जब इस जोन का, मैंने लास्ट मार्च महीना से लेके इस मार्च अप्रैल तक मोटा मोटी जो रेंज है, ऊपर का 100 रुपया, नीचे में 160 रुपीज, जब तक ये 100 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है, इसका मोमेंटम चेंज अभी मुश्किल है। तो दैट्स वाई एक ट्रेंड लाइन मैंने खींच के रखा हूं। वो ट्रेंड लाइन भी कभी भी ऊपर में ये स्टॉक जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। दैट पहले से मैं टान के रखा हूं, क्योंकि आप लोग भी घर पे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि अगर 100 रुपये के ऊपर ये स्टॉक का क्लोजिंग होता है तो एक इनिशियल ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिल सकता है। लेकिन 120-130 इस जोन उस टाइम एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। रोजारी बायो आफ्टर द स्टॉक लिस्टेड गिरते गया, फिर लास्ट में 2023 के बाद से एक स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में आया है रिकवरी करके। अब ये नेगेटिव जो चैनल, डाउनवर्ड चैनल था, उसके ऊपर क्लोजिंग आया है। ये एक इंटरेस्टिंग हमको लगा। और इस टाइम जो मूविंग एवरेज का हालत है 1326, क्रॉसओवर होगा कि नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतना दिन एक चैनल के अंदर होने के बाद कोशिश तो किया है ऊपर जाने का। अब ये सस्टेन होता है कि नहीं होता है, दैट्स वाई मैं इस स्टॉक को रेडर लिस्ट में डालूंगा। क्योंकि स्टॉक प्राइस देखा जाए जहां से गिरा है, स्टॉक अभी उतना एक्सपेंसिबल नहीं है मेरे हिसाब से टेक्निकली। फंडामेंटली आप लोग जरूर चेक कीजिए। वीकली एमएसीडी स्टोचैस्टिक्स एंड आरएसआई इंटरेस्टिंग। तो ये स्टॉक में मैं अपना रेडर लिस्ट में डालूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड से लेके कम से कम 3 से 6 महीना तो जरूर। और रैमकी इंफ्रा पुराना स्टॉक है, हालांकि जबरदस्त एक रैली हुआ था, उसके बाद एक सपोर्ट जोन में आया है। सपोर्ट जोन कहाँ है, जो प्रीवियस स्टॉक था वहीं से ये घूमने का कोशिश किया, और ये 50% से नीचे गया था। ये टोटल रैली हुआ था, दैट मीन्स स्टॉक के अंदर एक नेगेटिविटी है। मैं ऊपर की तरफ कुछ डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हूं, जो कि रेजिस्टेंस के हिसाब से है, और जहां से घुमा है देखना ये पड़ेगा कि ये जोन क्रॉस करके क्लोजिंग देता है नहीं, क्योंकि 1326 का ओवरऑल ट्रेंड नीचे की ही है। इंटरेस्टिंग है इस बार का क्लोजिंग, क्या ये फॉलो अप करके 650 को क्रॉस कर पाएगा? सामने में 700 का रेजिस्टेंस रहेगा। मोमेंटम इंडिकेटर लाइक एमएसीडी, आरएसआई एंड स्टोचैस्टिक्स, आरएसआई यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम दूसरा हिसाब से दिखा रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। स्टोचैस्टिक्स में भी मोमेंटम चेंज हुआ है, और एमएसीडी भी स्लोप चेंज हुआ है। दैट्स वाई मैं ये तीनों स्टॉक जो है आप लोग को दिखाने का कोशिश किया एज ए एग्जांपल, रैमकी इंफ्रा, रोजारी बायो एंड वोडाल केमिकल। मैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड कम से कम 3 से 6 महीना इस स्टॉक के ऊपर नजर बना रहूंगा, क्योंकि मोमेंटम किस हिसाब से चेंज होता है, चार्ट कैसे डेवलपमेंट
होता है। तो ये था मेरे तरफ से आज तीनों स्टॉक का विश्लेषण। चलिए अभी हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।